आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई घटना का जिक्र 2 दिनों से पूरे देश में है। टीवी, प्रिंट, डिजिटल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक तमाम झूठी सच्ची कहानियां, दावे और आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। लेकिन आपका भरोसेमंद चैनल आपको सच बताता है, इसलिए लखीमपुर की पूरी कहानी के बारे में, अब तक सामने आए सच के बारे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। लखीमपुर में क्या हुआ, क्यों हुआ और अब क्या हो रहा है, इन तीनों घटनाक्रमों के तथ्यों को जोड़कर देखोगे तो आप समझ पाएंगे कि असली कहानी दरअसल है क्या। तो सबसे पहले आपको उन झूठ और अफवाहों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में आप सुन रहे होंगे, जो लखीमपुर कांड को देश और दुनिया में इस झूठ को फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस खबर के साथ जोड़कर पूरे देश में राजनीतिक दल एक्शन में है। हर सियासत लखीमपुर पर हो रही है। किसान आक्रोश में हैं और उनसे भी ज्यादा आक्रोश में नेता हैं। आप जो है नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हिल रही हूँ। क्या कांग्रेस, क्या समाजवादी, क्या आरएलडी, सारे के सारे नेता लखीमपुर की ओर दौड़ पड़े। सबसे पहले लखीमपुर पहुंचने की होड़ शुरू हुई। रातों रात लोग निकल पड़े ताकि मुद्दे की सियासी लूट पर दावा कर सके। महिलाओं से क्या डरते हो? महिला से डरते हो? तब तक एक गैंग सोशल मीडिया पर पूरा जोर लगा रहा था। पूरे देश में आक्रोश भड़काने की कोशिश हो रही थी कि इस देश में किसानों पर कार दौड़ा दी गई है। 10 किसानों को रौंद डाला गया है। ये सरकार एकदम किसानों को कुचलने की राजनीति कर रही है कि उन्होंने गाड़ी किसानों पे चढ़ा दी। उसने यहाँ पर हत्या ही करी है इनकी। किसानों को रौंदा गया है, कुचला गया है। विरोध करने वालों को आप गाड़ी से कुचल के मार देंगे। 4 लोगों को रौंद देगा। लखीमपुर को लेकर यही अफवाह सबसे ज्यादा फैलाई गई कि 10 किसानों की हत्या हुई है। ये सबसे बड़ा झूठ था। सच है कि जिन 9 लोगों की मौत हुई उनमें 5 लोगों की लिंचिंग हुई और सोशल मीडिया में चल रहे वीडियो में जो लोग कत्ल करते दिख रहे हैं वो वही कथित किसान बताए जा रहे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। और लखीमपुर हादसे में देश के जिन 9 नागरिकों की जान गई है उनके बारे में अभी तक यही पता चला है कि उन 9 लोगों में 4 कथित किसान हैं, 3 बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के ड्राइवर हैं और एक पत्रकार हैं। मरने वाले कथित किसानों में नक्षत्र सिंह और लवप्रीत सिंह लखीमपुर के रहने वाले थे, जबकि दलजीत सिंह और गुरमिंदर सिंह बहराइच के रहने वाले थे। इसके अलावा बीजेपी के मंडल मंत्री श्याम सुंदर, बूथ अध्यक्ष शुभम मिश्रा और निखिल मिश्रा और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के ड्राइवर हरि मिश्रा थे। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनकी हत्या उन लोगों ने पीट करके लाठी डंडे और तलवारों से की है और कई गाड़ियों को उन्होंने जलाया है, धक्का दे करके सड़क से खाई में गिराया। लखीमपुर में हुई घटना के बारे में अभी तक जिन तथ्यों की पुष्टि हो चुकी है या जिनके सबूत सामने आ चुके हैं उनसे पता चलता है कि लखीमपुर में किसान अजय मिश्र का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। विरोध के कारण यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर नहीं उतर सका। किसानों ने अजय मिश्र की ओर से मौके पर भेजे गए काफिले की गाड़ियों पर हमला किया। बेकाबू कार की चपेट में किसान आ गए। इसके बाद किसानों ने पीट कर 4 लोगों की हत्या कर दी और वाहन फूंक डाले। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पीटकर हत्या करते और कार पलटकर फूंकते वीडियो सोशल मीडिया में वायरल भी हैं। उत्तर प्रदेश में इतनी अफसोसनाक घटना हुई है जिसकी जितना निंदा की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि 9 लोगों की मौत कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन इस देश का आम आदमी जब ये सब देखता है, सुनता है, तो उन्हें शायद ये अंदाजा नहीं हो पाता कि कैसे किसी मुद्दे के राजनीतिक इस्तेमाल के लिए आम नागरिकों की जान तक ले ली जाती है। भला सोचिए, 9 लोग मरे, 9 परिवारों की खुशियां छिन गई हैं, सपने छिन गए, कितने सारे तो जख्मी भी हुए हैं। और ये सब किस लिए? एक दुष्प्रचार और एक अफवाह पर आधारित सत्ता के विरोध की खातिर। और इस पूरे घटनाक्रम से हासिल क्या हुआ, अगर इसका हिसाब आप करने बैठेंगे तो पाएंगे कि अफवाह की बुनियाद पर आंदोलन शुरू हुआ, मंत्री के बयान के विरोध में प्रदर्शन शुरू हुआ, प्रदर्शन की आड़ में हिंसा हुई,
9 लोगों की जान गई। किसानों के नेता से सत्ता की डील हुई। मृतकों के परिवार वालों को मुआवजे और सरकारी नौकरी का ऐलान हुआ। विपक्षी दलों के पॉइंट स्कोर हुए। लेकिन अगर आप गौर से सोचें तो समझ आता है कि किसानों के नाम पर रचे गए इस पूरे प्रपंच से किसे क्या हासिल हुआ। देश को क्या मिला? बदनामी और सिर्फ बदनामी। किसानों के खाते में क्या गया? आंदोलन के नाम पर आतंक फैलाने के आरोप, हिंसक होने के दाग, देश विरोधियों की कठपुतली होने का कलंक। और आम आदमी को क्या मिला? सत्ता, सरकार और हालात के प्रति असंतोष। और शायद आपको भी अंदाजा हो कि यह सब एक बेहद ही घटिया सियासत की रिवायत का असर है। ये जो हमारे देश में मौत और मातम पर सियासत का बुझता चूल्हा सुलगाने की कोशिश की जाती है ना, वो खत्म नहीं होती। लखीमपुर कांड के पीछे भी वैसा ही कुछ दिख रहा है। आपको राजनीतिक दलों के इन सियासी हथकंडों के बारे में समझना चाहिए। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली वाली प्रियंका गांधी वाड्रा लखीमपुर जाना चाहती थी। लखनऊ वाले अखिलेश यादव लखीमपुर जाना चाहते थे। दिल्ली वाले संजय सिंह लखीमपुर जाना चाहते थे। छत्तीसगढ़ वाले भूपेश बघेल भी लखीमपुर जाना चाहते थे। हम क्यों पीड़ितों से नहीं मिल सकते? पंजाब वाले सुखजिंदर रंधावा भी लखीमपुर जाना चाहते थे। यहां तक कि हैदराबादी ओवैसी पिछड़ गए, लेकिन हसरत लखीमपुर जाने की ही है। और तो और जम्मू कश्मीर में बैठी महबूबा अब्दुल्ला लखीमपुर पर चिंतित थी। कोलकाता से ममता बनर्जी लखीमपुर से चिंतित थी। मतलब सियासी रोटी सेकने की ये हालत थी कि हर सड़क लखीमपुर जाती दिखती थी। मौका कोई गंवाना नहीं चाहता था। मिस्टर, जो महिला से नहीं बात कर सकते लेकिन इसको मार रहे हो, सुनो। हटो यार यहाँ से, सामने से हटो, हटो। मुझे आधार दो, मुझे ऑर्डर दिखाओ, मुझे वारंट दिखाओ। और अगर नहीं है तुम्हारे पास और हाथापाई करने की कोई हक नहीं है रोकने का हमें। प्रियंका गांधी वाड्रा और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच आधी रात को बहस हो रही थी। दिल्ली से रातों रात लखीमपुर पहुंचने की होड़ में प्रियंका का काफिला निकल तो पड़ा था, लेकिन लखीमपुर के रास्ते पर पुलिस की नजर थी। तमाम गाड़ियां बदल कर और चकमा देकर आगे बढ़ती प्रियंका वाड्रा को आखिरकार यूपी पुलिस ने रोक लिया, तो प्रियंका नाराज हो गई। या तो आप एक अरेस्ट का वारंट निकालिए, हथकड़ी लगाओ, चलो। मुझे बिल्कुल मंजूर है, लेकिन बगैर किसी वारंट पे, बगैर किसी ऑर्डर के। यहाँ पे भीड़ नहीं है, 140 है, 4 लोग, हम 2 लोग हैं। बताओ किस आधार पर मुझे रोक रहे हैं? पहले थोड़ी बहस हुई, फिर जबरन आगे बढ़ने की कोशिश, फिर थोड़ी धरपकड़ और देखते ही देखते प्रियंका गांधी वाड्रा ने पुलिस वालों पर अपहरण से लेकर शोषण तक के आरोपों का हवाला दे डाला। ऑर्डर निकालो, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हिल रही हूँ। और तुम मुझे उस गाड़ी में बिठाओगे तो तुम्हें किडनैपिंग का चार्ज लगाऊंगी मैं, और पुलिस को नहीं, तुम्हें लगाऊंगी, समझे? इधर आओ, आगे आओ तुम। फिर भी प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे नहीं बढ़ने दिया गया और सीतापुर के गेस्ट हाउस में निगरानी के अंदर भेज दिया। देखेंगे कि एक महिला के साथ किस तरीके से व्यवहार किया है और गलत किया है, और वो खाली उन परिवारों से मिलना चाह रहे हैं। और वो भी रात भर उन्होंने ट्रैवल किया और एकदम से, मतलब कि चाहे बारिश हो रही है, जो भी है, वो बाहर निकले हैं, पर उनको ना कोई वारंट है ना कुछ है। और प्रशासन जो भी करना चाह रहे हैं उनको दबा रहे हैं और लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यूपी पुलिस पर आरोप लगे कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाकर रखा गया है, किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन प्रियंका गांधी का कमरे में झाड़ू लगाते हुए एक वीडियो जरूर सामने आया। प्रियंका गांधी लखीमपुर तो नहीं पहुंच सकी, लेकिन देश भर में कांग्रेस के समर्थकों ने भरपूर समर्थन देने की कोशिश की। खासकर जिन सूबों में कांग्रेस अंदर खाने की कलह से जूझ रही है, वहां सबसे ज्यादा सक्रियता दिखी। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने धरना देने की कोशिश की और लखीमपुर कांड को मजहबी रंग देने की कोशिश की, तो डिप्टी सीएम रंधावा 10 दिन के लिए कपड़े लेकर लखीमपुर निकल पड़े। गाड़ी में तो ऐसा होता है कि 4 आदमी की है ना, 4 आदमी से, 8 आदमी से ज़्यादा नहीं। मैं तो अकेला जा रहा हूँ, तो मेरे से क्या डर है?
उनका काम है, अगर मेरी स्टेट में आते हैं तो मेरा काम है कि उनकी सुरक्षा करना। तो जो हमें नहीं, वो हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते। लानत है ऐसी गवर्नमेंट पर भी। दूसरी ओर लखीमपुर के लिए निकले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल दिल्ली से बीजेपी सरकार को कोसते दिखे। हम लोगों के प्लेन को उतरने नहीं दिया गया, इसका मतलब है वहाँ नागरिक के अधिकार छीन लिए गए हैं। वहाँ जाने के लिए अब वीज़ा और पासपोर्ट की आवश्यकता हो गई है। मतलब कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता लखीमपुर नहीं पहुंच सका। उधर बाकी विपक्षी दलों के नेताओं को भी लखीमपुर जाने से रोक दिया गया। अखिलेश यादव भी लखीमपुर जाने के लिए निकले ही थे कि उन्हें रोक दिया गया। अखिलेश यादव सदल बल वहीं पर धरना लगाकर बैठ गए। गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा हो, जो लोग हैं उनके पास मुकदमा हो, 2 करोड़ की किसानों की मदद हो, उनके घर के परिवार की सरकारी नौकरी हो और जिन्होंने हत्या की है उनके ऊपर 302 का मुकदमा हो। उधर शिवपाल यादव भी लखीमपुर जाना चाहते थे, उन्हें भी रोक दिया गया। किसी भी राजनीतिक चेहरे को लखीमपुर नहीं पहुंचने दिया गया, क्योंकि सारे के सारे नेता मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जाहिर करना चाहते थे। और ये संवेदना क्या रूप अख्तियार कर सकती थी, उसकी एक झलक देख लीजिए। लखीमपुर में ये लोग वही किसान हैं जिनके लिए सारे के सारे विरोधी दल नेता सांत्वना देने पहुंचना चाहते थे। उनके लिए यही किसान हैं जो मीडिया को तलवार लेकर दौड़ाते हैं। ये किसान हैं जो सच पूछने पर फरसे से काट डालने की धमकी देते हैं। ये किसान हैं जिनके हाथों में हथियार है, जुबान पर गालियां हैं, दिल में हिंसा की आग है और व्यवहार पेशेवर अपराधियों जैसा। इन्हीं हथियारबंद भीड़ से सहानुभूति दिखाने सारे के सारे विपक्षी नेता लखीमपुर पहुंचना चाहते थे, जिन्हें योगी सरकार ने एहतियातन लखीमपुर जाने नहीं दिया। लखीमपुर से विशाल पांडे के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। लखीमपुर में जो कुछ हुआ उसके पीछे कौन है? क्या उसके पीछे सोची समझी साजिश है? क्या उसके पीछे राजनीतिक चालबाजियां हैं? क्या उसके पीछे बयानबाजियां, सरकार की गलतियां हैं या फिर नाकामी है? ये तमाम सवाल आम आदमी के मन में उठते हैं। एक आम देशवासी भी जानता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो ऐसी हिंसक साजिश होती रहेंगी। लेकिन लखीमपुर में जो हुआ वो क्या था, इसे समझने के लिए आपको हाल फिलहाल के घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी पर गौर करना चाहिए। डिटेल्स इस रिपोर्ट में। किसान आंदोलन में उपद्रव की साजिशों पर एक हफ्ते पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी बयान देते हैं। 2 दिन पहले हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किसानों के वेश में घूम रहे उपद्रवियों का इलाज बताते हैं और चंद घंटों बाद लखीमपुर में प्लॉट तैयार कर लिया जाता है। आसपास के जिलों से भीड़ जुटा ली जाती है। लखीमपुर में हिंसा हो जाती है, लिंचिंग कर दी जाती है, वाहन फूके जाते हैं और किसानों की शक्ल में उपद्रवियों के हाथ में हथियार थमा दिए जाते हैं। ये तो पहली चूक के बाद यूपी पुलिस की नींद खुली, जो लखीमपुर को लेकर सतर्क हुई, वरना लखीमपुर में भी बड़ी साजिश नजर आती है। क्योंकि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री का लखनऊ दौरा होने वाला हो और ठीक एक दिन पहले यूपी में किसानों के मुद्दे को लेकर खतरनाक हिंसा भड़काई जाए। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि लखीमपुर की घटना होते ही सैकड़ों टूल किट एक साथ सोशल मीडिया पर झूठ और फैब्रिकेटेड खबरें फैलाने लगे। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जब कथित किसान नेताओं के दोहरे चरित्र का पर्दाफाश पूरे देश में होने लगे और फर्जी किसान आंदोलन का सच सामने आने लगे तो लखीमपुर अचानक सुलग उठे। और ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि हाईवे बंद कर बैठे किसानों को जब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही हो, आम लोगों को किसान आंदोलन की जन विरोधी तस्वीरें दिखने लगी हो, तो लखीमपुर में किसानों के नाम पर हिंसा हो जाती है। किसान इस तरह की घटनाएं नहीं करते, लेकिन इस तरह के आंदोलनों में कुछ ऐसे लोग जरूर जुड़ गए हैं जो इस देश में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। इस देश का बढ़ता हुआ कद उनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये सारे सवाल इस बार भी ठीक उसी तरह उठे हैं जैसे जब 3 महीने के कथित आंदोलन के बावजूद कथित किसानों को देश का समर्थन नहीं मिल सका था, तो 26 जनवरी के दिन लाल किले पर उपद्रव मचाया गया था।
तब भी देश विरोधी साजिशों और हिंसा की सीढ़ी पर चढ़कर आंदोलन को ऊंचाइयां देने की कोशिश की गई थी। इसके 6 महीने बाद जब मानसून सत्र के दौरान भी किसान आंदोलन की आड़ में सियासी रोटी सेकने का सच का पर्दाफाश हुआ तो देश के सामने कथित किसान आंदोलन का खोखलापन उजागर हुआ। फिर 27 सितंबर को भारत बंद के नाम पर अराजकता फैलाने की कोशिश हुई और इस देश में सत्ता के विरोध में राष्ट्र विरोधी सियासत की ये तस्वीर पहली बार नहीं देखी गई है। इससे पहले भी जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आने वाले थे तो नागरिकता कानून के विरोध की आड़ में दिल्ली में दंगे की साजिश रची गई थी। जहां तक लखीमपुर खीरी का ताजा मामला है तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी किसान आंदोलन के नाम पर एक्टिवेट हो चुकी देश विरोधी ताकतों का खतरा जाहिर करते हैं। नवंबर पिछले साल से चल रहा है, 1 साल हो गया। ये तो कभी की खत्म होनी चाहिए थी। जैसे बढ़ता जाएगा ऐसी प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी। पहले हुआ हरियाणा में, फिर हरियाणा से दिल्ली बॉर्डर आ गया, अब लखीमपुर खेड़ी में पहुंच गया। अब 240 मेरे किसान पंजाब के मरे हैं। इशू है जिसने स्टार्ट किया है, 3 कंटेंशियस जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना चाहिए। तो आपने देखा कि लगातार बयानबाजी हो रही है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि 9 परिवारों को इंसाफ किस तरह से दिलाया जाए। 2022 में चुनाव है और राजनीतिक दल अपनी सियासत साधने की कोशिश कर रहा है। मुंबई रेप पार्टी मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बड़ा झटका लगा है। मुंबई की किला कोर्ट ने आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। एनसीबी ने कोर्ट से 11 अक्टूबर तक की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक की कस्टडी दी है। आर्यन खान गिरफ्तार, अरबाज मर्चेंट गिरफ्तार। अब पकड़ा गया श्रेयस नायर। ड्रग्स रैकेट में आर्यन का फ्रेंड्स क्लब। मुंबई में हुई हाई प्रोफाइल रेप पार्टी को लेकर एनसीबी का एक्शन धीरे धीरे कई लोगों की टेंशन बढ़ा रहा है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के बाद अब एनसीबी ने श्रेयस नायर को भी गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी ने रविवार को श्रेयस को हिरासत में लिया था। बताया जा रहा है कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और श्रेयस नायर तीनों करीबी दोस्त हैं और स्कूल के दिनों से ही एक साथ हैं। बताया जा रहा है कि श्रेयस नायर भी रेप पार्टी में जाने वाला था, लेकिन किसी वजह से नहीं जा पाया। मुंबई की हाई प्रोफाइल रेप पार्टी पर एनसीबी की कार्रवाई जारी है तो दूसरी ओर आर्यन खान को भी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुंबई की किला कोर्ट ने आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। एनसीबी ने कोर्ट से 11 अक्टूबर तक कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक कस्टडी में भेजा है। सुनवाई के दौरान आर्यन के वकील सतीश मान सिंधे ने एनसीबी कस्टडी का विरोध किया, लेकिन एनसीबी ने कोर्ट को बताया कि आर्यन के मोबाइल से इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट के कनेक्शन के सबूत मिले हैं। वहीं दूसरी ओर मुंबई रेप पार्टी मामले में एनसीबी को बड़ी सफलता भी मिली है। एनसीबी ने एक और हाई प्रोफाइल ड्रग पेडलर की पहचान की है। बताया जा रहा है किसी ड्रग पेडलर ने रेप पार्टी में ड्रग्स सप्लाई किया था। सूत्रों का कहना है कि ड्रग्स पेडलर से एनसीबी ने एमडीएमए पिल्स, मेफाड्रोन ड्रग्स बरामद की गई है। ड्रग्स सप्लाई का ऑर्डर लेने के लिए ड्रग पेडलर डॉकनेट का इस्तेमाल करता था और बिटकॉइंस में पेमेंट्स लिया करता था। मुंबई से अमित रामसे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। मुंबई की हाई प्रोफाइल रेप पार्टी पर एनसीबी की कार्रवाई ने एक बार फिर इंटरनेट की दुनिया की उस अंधेरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया है जिसे हम डार्क नेट कहते हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में गिरफ्तार ड्रग पैडलर ड्रग सप्लाई का ऑर्डर लेने के लिए डार्क नेट का इस्तेमाल करता था। तो आइए आपको बताते हैं डार्क नेट आखिरकार होता क्या है। ना नाम ना पहचान, अपराधी बेनाम, अपराध करने वाला गुमनाम।
सूचना क्रांति के दौर में ये जुर्म की दुनिया का ऐसा अनदेखा और अनजाना पहलू है जिसने अपराध जगत का चेहरा पूरी तरह से बदल दिया है। ये अपराध जगत की वो काली दुनिया है जहां गुनाह भी है और गुनहगार भी, लेकिन फिर भी कोई पहचान नहीं। दुनिया भर में बड़े से बड़े अपराध को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इसे पकड़ पाना बेहद मुश्किल है। डार्क नेट बेसिकली एक क्रिमिनल्स ने अपने लिए एक अलग से बना रखा है नेट, जो कि गूगल वगैरह पे इन सर्च इंजन पे अवेलेबल नहीं है। इसको ट्रैक कर पाना फ़िलहाल डिफ़िकल्ट है। डार्क नेट के अंदर जो उनका यूज़र्स हैं जो उसके साथ जुड़ सकते हैं, वो भी डार्क नेट जो ऑपरेट करें उनकी मर्जी से जुड़ते हैं। डार्क नेट पे इनकी क्या बात है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, सारा नेटवर्क ही इनक्रिप्टेड है। ये इसको तोड़ पाना, इसको देख पाना, इंटरवीन कर पाना बड़ा मुश्किल है। डीप वेब यानी इंटरनेट की इस काली दुनिया में कई गैर कानूनी बाजार सजते हैं। इस फर्क को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। इंटरनेट के इस्तेमाल को 3 लेयर में बांटा गया है। पहला है सरफेस वेब। इसके जरिए हम गूगल जैसे सर्च इंजन पर रोजाना कुछ ना कुछ ढूंढते हैं। दूसरा हिस्सा है डीप वेब। इसके इस्तेमाल के लिए URL एड्रेस पर जाकर लॉगिन करना पड़ता है। इसके लिए पासवर्ड और यूजर नेम का प्रयोग करना होता है। इस श्रेणी में जीमेल अकाउंट, ब्लॉगिंग वेबसाइट, सरकारी प्रकाशन, वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़ी वेबसाइट्स आती हैं। इसके इस्तेमाल के लिए एडमिन की अनुमति आवश्यक होती है। और तीसरा हिस्सा है डार्क वेब, जिसे डार्क नेट भी कहा जाता है। यहां तक पहुंचने के लिए रोजाना इस्तेमाल में आने वाले सर्च इंजन काफी नहीं है और इसीलिए इसका इस्तेमाल गैर कानूनी धंधों के लिए किया जाता है। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुंबई रेप पार्टी मामले में आर्यन खान के खिलाफ एनसीबी को काफी सबूत हैं जिससे उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेकिन बॉलीवुड में शाहरुख खान और उनके बेटे के समर्थन में कई स्टार खड़े हो गए। करीब 1 साल बाद फिर से ड्रग्स केस ने माया नगरी मुंबई को हिला दिया है और इस बार बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स के जाल में फंसे हैं। ड्रग्स रखने के आरोप में आर्यन खान को शनिवार रात को हिरासत में लिया गया था। फिलहाल आर्यन नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड यानी एनसीबी की रिमांड पर हैं। शाहरुख के बेटे का नाम ड्रग्स केस में सामने आने के बाद रविवार रात शाहरुख के दोस्त सलमान खान शाहरुख से मिलने उनके घर मन्नत पहुंचे। शाहरुख ने सलमान खान से क्या बात की, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि सलमान और शाहरुख के बीच आर्यन के ड्रग्स केस को लेकर भी चर्चा हुई होगी। रेव पार्टी में आर्यन खान की गिरफ्तारी कोई संयोग नहीं था, बल्कि एनसीबी ने ड्रग्स गैंग को पकड़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ रेड की थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आर्यन और अरबाज मर्चेंट काफी पहले से ही ड्रग्स पैडलर के संपर्क में थे और एनसीबी को उस ड्रग पैडलर की लंबे वक्त से तलाश थी। सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त रेव पार्टी होनी थी उस वक्त वहां 1200 से 1300 लोग मौजूद थे, लेकिन खुफिया जानकारी के मुताबिक एनसीबी को इस भीड़ में 8 से 10 लोगों की ही तलाश थी। इसमें भी आर्यन खान का नाम बिल्कुल स्पेसिफिक था। आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट पर नजर रखने के लिए एक एनसीबी अधिकारी को तैनात किया गया था। ऑर्गेनाइजर ने आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के लिए अलग से खास कम्प्लीमेंट्री रूम रखा था। जैसे ही ये दोनों उस खास कम्प्लीमेंट्री रूम में जाने लगे, अचानक से एनसीबी के अधिकारी इनके सामने आ गए और इन दोनों को अंदर जाने से रोक दिया। जब दोनों की तलाशी ली गई तो आर्यन खान के पास से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन अरबाज मर्चेंट के जूतों में चरस जरूर मिली। एनसीबी ने आर्यन और अरबाज के मोबाइल फोन की भी जांच की। जांच के दौरान एनसीबी को वो चैट्स भी मिले जिसमें ये दोनों चरस कंज्यूम करने की बात कर रहे हैं। हालांकि एनसीबी के सामने आर्यन ने स्टेटमेंट में ये बात बताई भी है। हालांकि यहाँ तक की कहानी में आर्यन के खिलाफ एनसीबी के पास पुख्ता सबूत हैं, लेकिन बॉलीवुड इस मामले में आर्यन के लिए नरमी दिखाने की अपील कर रहा है। जब एक जगह रेड होती है तो बहुत सारे लोगों को ले लेते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि इस बच्चे ने कंज्यूम किया, इस बच्चे ने ये किया। हमेशा
बॉलीवुड पे जब हमारी इंडस्ट्री की कुछ भी होती है तो हर एक चीज पे मीडिया टूट पड़ती है, हर एक को समझती है कि ये वैसा ही होगा। गिव द चाइल्ड एन अपॉर्चुनिटी। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, ड्रग्स के एक बड़े नेटवर्क के तार भी जुड़ते चले गए। सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती तक जांच की आंच पहुंची तो दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर भी इस पूछताछ से नहीं बच पाई। सुशांत की मौत की जांच ने जैसे बॉलीवुड में ड्रग्स के जाल की कलाई खोलकर रख दी है। बॉलीवुड में नशे का काला सच। फिल्मी पर्दे के पीछे नशे का धुआं। मुंबई में रेप पार्टी पर रेड के बाद एक बार फिर बॉलीवुड के ड्रग्स जाल को लेकर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन यह पहली बार नहीं है। पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जांच शुरू हुई तो बॉलीवुड में ड्रग्स के काले कारोबार की कड़ियां भी जुड़ती चली गईं। ड्रग्स रैकेट की जांच छोटी मछली से बड़ी मछली तक पहुंची। एनसीबी के रडार पर केजे यानी करमजीत सिंह आनंद का नाम आया। करमजीत एक ड्रग पैडलर है और इसके तार रिया चक्रवर्ती तक भी पहुंच रहे थे। और करमजीत यानी केजे से पूछताछ में सारा अली खान और श्रद्धा कपूर का नाम भी सामने आया। बताया जाता है कि करमजीत ने एनसीबी को कई नाम बताए जो ड्रग्स गैंग का हिस्सा थे और उसके साथ ही बॉलीवुड में खलबली मच गई। बॉलीवुड में ड्रग्स केस खेल की परतें तब खुली जब एनसीबी ने 2 ड्रग पैडलर करण अरोड़ा और अब्बास लखानी को पकड़ा। लखीमपुर हिंसा के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने विरोध मार्च निकाला। आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकालकर विरोध दर्ज किया। आम आदमी पार्टी ने हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की, साथ ही केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। एक छोटे से ब्रेक के लिए Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.